कैंसर के बारे में आप थोड़ा बहुत। जो हमारी बॉडी है सेल्स से मिलकर बनती है। सेल्स से फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर हमारा सिस्टम बनता है। कैंसर जो है वो सिस्टम पे नहीं होता, वो सेलुलर बीमारी है। सेल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, उसी को कलेक्टिवली हम कैंसर कहते हैं। कई को अनकंट्रोलेबल होता, सबको कई को कैंसर नहीं होता, थोड़े लोगों को कैंसर कई को होता। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाए, बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग होने ही नहीं दे रहे। तो कैंसर जो भी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड। स्टार्ट फ्रॉम इमोशन टू सेल। अभी एक टर्म आया एपिजेनेटिक्स। सेल्स के बाहर का जो माहौल है वो सेल्स को पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देता है। ये ओवरी कैंसर का कैसे रहता है? ओवरी कैंसर जो आज है सर, उसका सबसे मेजर कॉज है इमोशनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पेशेंट्स आते रहता, बहुत पेशेंट्स अभी उसको कैंसर नहीं आना देना बोले तो क्या करना? कैंसर अगर नहीं आने देना है तो जो भी बीमारी लेके आया है उस बीमारी को समझना है, उसकी रूट कॉज को देखना है। Why cancers are common in this society? लगभग हर साल इंडिया में ही केवल 18 लाख लोग कैंसर को डायग्नोज होते हैं। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर। जो हम उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो हम पी रहे हैं। एक बहुत कॉमन सा सवाल है और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, ऑलरेडी हम कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर, क्या इसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं? होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का हम डिजीज सेंट्रिक इलाज नहीं करते हैं। హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు డాక్టర్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ కేర్ తరపున హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్లో అసలు ఏ విధంగా మనకు ఉన్నాయి, అసలు హోమియోపతిలో మనం ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు, సో దాన్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు క్యాన్సర్ రిలేటెడ్, ఇది సో మచ్ యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయేటువంటిది. సో నేను డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి, డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఫౌండర్ని. సో డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిలో ఒక డాక్టర్ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఒక విభాగం అనేది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి కానీ క్యాన్సర్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, సో వండర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు మనకు ఇవ్వబోతున్నారు. సో ఈయన ఎక్స్పర్టైజ్ కానివ్వండి, ఈయన ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి, సో ఇట్ ఈజ్ సో అమేజింగ్ ఇన్ ది ఇండియా. సో అటువంటి గౌరీశంకర్ గారు హైదరాబాద్కు మన కోసం విజిట్ చేయడము, డాక్టర్ క్యాన్సర్ ద్వారా క్యాన్సర్ పేషెంట్ని త్రూ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ద్వారా ట్రీట్ చేయడం అనేది వండర్ఫుల్గా. హాయ్ గౌరీశంకర్ గారు. अभी सर ने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है डॉक्टर कैंसर का। तो अभी मैं इधर हर महीने आके कैंसर का पेशेंट हम लोग देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पिछले 13 साल से मैं कैंसर का पेशेंट देख रहा हूँ और बहुत सारा इस 13 साल का जो एक्सपीरियंस है कि कैंसर में जो होम्योपैथी का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम कैंसर से कैसे हम होम्योपैथी से कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और ये जो हमारा 13 साल का एक्सपीरियंस है ये बहुत, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है जिससे कि पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। कैंसर का बारे में आप बहुत अच्छा रिसर्च करें, यू डिड वेरी वेल इन होम्योपैथी. సో उसके बारे में आप थोड़ा, గౌరీశంకర్ గారికి కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, బట్ ఈజ్ ట్రీట్మెంట్ క్వాలిటీ కానివ్వండి నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను, చాలా కేసెస్లో బాగుంది. సో ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇక్కడ సంబంధం లేదు, మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి, ఆయన యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మనకు అవసరం కాబట్టి, సో మనం కొంచెం కష్టపడి ఆయన గురించి అర్థం చేసుకోగలిగితే वी नो वेरी वेल अबाउट हिम. सो कैंसर के बारे में आप थोड़ा बोलिए. थैंक यू सर। कैंसर के बारे में अगर हम बताएं, बहुत एक आसान शब्दों में मैं अगर लोगों को कैंसर समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनती है। तो जब सेल्स है, सेल्स से फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर हमारा सिस्टम बनता है। तो कैंसर जो है वो सिस्टम पे नहीं होता, वो सेलुलर बीमारी है। अगर बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो रोज़ हमारे शरीर में सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, उनका स्पेशलाइज फंक्शंस होता है। सेल को कंट्रोल करने में एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है जिससे सेल कंट्रोल होता है। जब कभी सेल का कंट्रोल जैसे न्यूक्लियस पे इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स के न्यूक्लियस को अफेक्ट करते हैं, जिससे सेल्स का परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। सेल्स अपने आप बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं। एक्चुअली उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है हमारी बॉडी का, सेल्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, उनका फंक्शन भी अनकंट्रोल हो जाता है। तो उसी को कलेक्टिवली हम कैंसर कहते हैं। कई तरह के कैंसर होते हैं, बट बेसिक अगर देखा जाए, आसान शब्दों में कहा जाए तो जब हमारा कंट्रोल हमारी बॉडी पे नहीं रहता है, जब हमारा कंट्रोल हमारे सेल्स के फंक्शंस पे नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा, मीन्स व्हाई इट इज हैपनिंग? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा क्यों होता है, आखिर कैंसर क्यों हो रहा है या कोई भी एबनॉर्मलिटी क्यों होती है? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे सेल्स के लिए कुछ नॉर्मल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है।
वो नॉर्मल रिक्वायरमेंट जब नहीं मिलता है तो सेल हमें कुछ इंडिकेशन देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं सर, कि अगर हमें कुछ चाहिए आपसे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एक समय के बाद सेल कहता है कि अब इतने रिक्वेस्ट से नहीं होगा, तो अब हम अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को हम आपसे लेंगे जो हमें चाहिए। यही कारण जो होता है वो कैंसर में भी होता है। रेगुलरली ना सेल्स की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, और बेसिक नीड्स के लिए भी सेल को स्ट्रगल करना पड़ता है, या कोई ऐसा इरिटेंट होता है, कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो सेल्स को इरिटेट कर रहा होता है। उससे बचने के लिए सेल्स ये डिफेंस एक्वायर करते हैं मल्टीप्लिकेशन के, और वो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सेल इतने अनकंट्रोल हो जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह फिर ट्रेवल करते हैं, फिर एक जगह से कैंसर दूसरी जगह पे जाता है। तो बेसिकली वो सेल्स की जो बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो जब पूरी नहीं होती है तो कैंसर, तो चलिए कैंसर तो एक बड़ी बीमारी है, छोटी छोटी बीमारियों का जो इंडिकेशन होता है जिसको हम नहीं समझते हैं, उस इंडिकेशन का फाइनल डेस्टिनेशन कैंसर होता है। नॉर्मल बॉडी सफरिंग्स में, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज में ऐसा डिवीजन को नहीं होता जनरली, मीन्स नॉर्मल में भी हर जगह होता है सर। जैसे हमारे शरीर में हमारे सेल्स रोज बनते हैं, रोज डिस्ट्रॉय होता है, वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। वो पैटर्न जैसे हम रोज हमने खाना खाया, खाना पचा और खाना जो है वो फिर वेस्ट मटेरियल तो निकल, ये नॉर्मल हमारे शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है, जो या डीएनए कहते हैं उसको, जेनेटिक मैटर कहते हैं, वो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। जब वो कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो जाता है तब जाके कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। సార్ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి బాడీలో సెల్స్ డివిజన్ జరుగుతుంటుంది. హెల్తీ పర్సన్కి నార్మల్ సెల్స్ డివిజన్ జరుగుతుంది, కంట్రోల్ సెల్స్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఇట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ అంటే కనుక మన బాడీలో ఏ సెల్సే కానీ 100-120 డేస్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో జనరల్గా సెల్యులర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, సెల్యులర్ డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటుంది. ఈ నార్మల్ కండిషన్స్లో కొందరికి 100 డేస్ జరగచ్చు, కొందరికి 150 డేస్ 120 డేస్ జరగచ్చు. సార్ చెప్పేది ఏంటంటే క్యాన్సర్స్లో అన్కంట్రోలబుల్ సెల్యులర్ గ్రోత్ ఉంటుంది, అన్కంట్రోలబుల్ సెల్యులర్ డివిజన్ ఉంటుంది. అన్కంట్రోలబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం క్యాన్సర్ అంటాము. दिस इज आप बोलिए। यस 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 बिल्कुल। वेर इज अनकंट्रोलेबल सेलुलर डिवीजन कहाँ रहता, उसको कैंसर बोलते. वो अनकंट्रोलेबल में सुपर अनकंट्रोलेबल रहता, नॉर्मल अनकंट्रोलेबल रहता. नॉर्मल अनकंट्रोलेबल बोले तो बिनेन कैंसर हो जाएगी. సూపర్ అన్కంట్రోలబుల్తో అది మన బాడీ యొక్క మైండ్ యొక్క కంట్రోల్లో ఉండదు. దట్ ఈస్ అ సూపర్ అన్కంट्रोल बोलते हैं उसको. मैलिग्नेंट कैंसर वो मेटास्टेसिस నెక్స్ట్ లెవెల్ पे जाते. క్యాన్సర్ అనేది ప్రతి బాడీలో కంపల్సరీ రావాలని లేదు. ఆ अनकंट्रोलेबल सिस्टम ఎందుకు వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజन बिहाइंड ऑफ दिस अनकंट्रोलेबल सिस्टम, इसके बारे में एक बार सर से बात करेंगे. कई को अनकंट्रोलेबल होता, कई को मीन्स सबको कई को कैंसर नहीं होता, थोड़े लोगों को कैंसर कई को होता. देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर हमारा सेल हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्यों वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, क्यों वो नॉर्मल डिवीज़न नहीं कर रहा है, क्यों उसका नॉर्मली डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वो क्यों आखिर रिटेन्ड है। ये बहुत अच्छा सवाल है सर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको जानना भी कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेलुलर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर। अब इसको अगर देखेंगे तो हमारे रोज़ के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल सेल के फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, सबसे पहला फैक्टर है कैंसर को लेके। हम नेचुरल लाइफस्टाइल सबको रहता ना, मीन्स आज का लाइफस्टाइल तो और कॉमन हो गया अभी, तो इस आगे जाके बीमारी भी सर कॉमन होने वाली है। ये कैंसर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइफस्टाइल बोले तो मे बी आज का लाइफस्टाइल भी मीन्स everybody is enjoying same lifestyle but only few people are getting cancer. उसके पीछे भी रीजन है सर। जो कुछ लोगों को कैंसर हो रहा है वो, जैसे हमारा लाइफस्टाइल में जो अननेचुरल चीज़ें हैं, हमारा सप्रेशन बोलते हैं ना आप. हाँ, इमोशनल सप्रेशन है, स्ट्रेस है, मेडिसिन का सप्रेशन है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, जो अनरिक्वायर्ड मेडिसिन है, ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी कल ही शायद हमसे बात हुई, अब आपकी बात हुई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपको कोल्ड हुआ था तो हाँ 3 days तो अभी यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल लोग मेडिसिन ले लेंगे। वो बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी का एक इरिटेशन है जो हो रहा है, वो आपके टॉक्सिन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं, हमने उसको अननेसेसरी क्या किया, सप्रेस कर लिया विद हेल्प ऑफ मेडिसिन. 4 days से 3-4 days से I had a throat infection. I did not taken any medicine because my body is more powerful than the medicine. Definitely. Even homeopathy is also I am not taking.
Actually, allopathy is also not taking. हमेशा से है My सर। body get experience to fight my throat infection, that I want it. डेफिनेटली सर, ये हमेशा से रहा है। हमेशा से अगर हम पीछे जाएँ, थोड़ा सा अभी जो एडवांस मेडिकल सिस्टम हो गया है, मेडिसिन इजीली अवेलेबल हो गई है। आजकल तो मेडिकल स्टोर को छोड़ के वो हमारा जो जनरल स्टोर है, प्रोविजनल स्टोर है, वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं। तो ये एक रीज़न है सर, क्योंकि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होने ही नहीं दे रहे। Yes. जैसे कहते हैं कि वो स्पून फीडिंग अपने बॉडी को करा रहे हैं। पहले बुखार होता था, तो बुखार में लोग इतनी ईज़िली अवेलेबल मेडिसिन नहीं होती थी। पहले पेन होता था, पेन की दवाइयाँ नहीं होती थी। आज जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे इन्फ्लेमेशन है, पेन है या एक कॉफ कोल्ड कोराइज़ा है, इन सब की दवाइयाँ ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं। और ये छोटी-छोटी परेशानियाँ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बड़ा करने के लिए होती हैं और बहुत ईज़िली मेडिसिन, और वो भी जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं ना, वो सारी की सारी दवाइयाँ अननेचुरल मेडिकेशन है। ज़्यादा लोग क्या करेगा, अब सपोज सेम एनीबडी गेटिंग थ्रोट इन्फेक्शन, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, मेरे को टॉन्सिल्स हुआ, मेरे को कैंसर हुआ, मेरे को ऐसा डर के बीमारी बन जाता है। डेफिनेटली वो एक सेकंड फैक्टर है जो आपने बोला कॉज का। तो सेकंड फैक्टर यही है सर, जो हमारा इमोशनल वर्नेबिलिटी है, इमोशनल स्ट्रेस है। सो आप दो बोल रहे, वन इज द मेडिसिनल सपरेशन, हाँ, सेकंड इज द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंस एंड द इमोशनल डिस्टर्बेंस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज वेरी गुड। ऑफ एनी पैथोलॉजी, इवन कैंसर। कैसे कंट्रोल ले रहा है इमोशनल डिस्टर्बेंस? बोले सर तो देखिए, सपोज आई हैव ए सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई हैव ए सम पार्टनरशिप हाँ, प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, बिजनेस बिजनेस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लव और रिलेशनशिप, सर्विस प्रॉब्लम, व्हाटएवर में भी चीटिंग, कोई चीट करे मेरे को, कैसे इमोशन कंट्रोल करना? हाँ, कैसे इमोशन कंट्रोल करना सर, ये देखा जाए तो हमेशा से हमें सिखाया गया है। बोले में अच्छा रहता है, लेकिन कैसे हाँ, कंट्रोल करना? एक्चुअली हमें हमेशा से सिखाया गया है सर इमोशन कंट्रोल करना, और हम हमेशा से करते आए हैं। लेकिन आज की लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई है कि सही से ना हम उदास हो सकते हैं, ना सही से हम प्यार कर सकते हैं, ना सही से हम नफरत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब हम बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, जैसे एक एग्जांपल देके बोलते हैं सर, कैंसर डिटेक्ट हो गया, ठीक। अभी क्या हो रहा है सर कि कैंसर को हमने बाहर की बीमारी समझ के उसको बाहर से ठीक करने का इंतज़ाम कर लिया है हमने आजकल। ये बहुत सारे मेडिकेशंस हो गए हैं। लेकिन वो कैंसर जो है, वो एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ है ये, और उसका इलाज बाहर से लोग करते हैं। क्योंकि कैंसर एक दिन में नहीं आता है सर। कैंसर जो रिजल्ट होता है वो कई सारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इंडिकेशन को जब हम इमोशनल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक ही होता एक ना? ही होता है सर, इमोशनल होता है, इमोशनल और पैथोलॉजिकल Pathological. इंडिकेशन जो हमारे होते हैं, या साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो इंडिकेशन होते हैं, सो कैंसर बोले तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंस है। दो ही है। तो पहले इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है सर, जब उसको हम नहीं समझते हैं तो इमोशंस में जो हमारे न्यू केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो हमें इमोशंस को समझना है, तो उसको समझने के दो रास्ते हैं सर। पहला रास्ता ये है कि आप उस इमोशन की जो फीलिंग है, जो हमारे अंदर एक टेक्नोलॉजी है कॉल्ड फीलिंग, बुरा फीलिंग और अच्छा फीलिंग। तो बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स होते हैं जिससे आपको उदासी आती है, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है। वो फीलिंग में बहुत दिन तक नहीं रहना है। अगर आप उस फीलिंग में बहुत देर तक रहते हैं तो आपके बॉडी में उसके अकॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, जो आपके सेल्स पर नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है। अब फीलिंग को तो हम अपने आप निकल सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या अपने आप को कुछ देर शांत रह सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं। ये बहुत सी चीज़ें जिससे हम स्ट्रेस से निकल सकते हैं बाहर। आप इमोशनल बोले तो एक बोल रहा हूँ, एक पेशेंट है एक्चुअली, शी डाइड, उसके बारे में थोड़ा बोलता मैं। वो पेशेंट को शी इज़ हैविंग ए लंग कैंसर। उसका पहले हिस्ट्री में क्या हुआ, उसका घर में एक कुत्ता मर गया, वेरी प्यारी सा, वेरी शी इज़ लविंग वेरी मच। हाँ, కుక్క అంటే చాలా ప్రాణం. ఆ కుక్కకు ఎక్కువ వాళ్ళు దాదాపుగా 10 years నుంచి ఆ కుక్కను బాగా ఇష్టపడుతున్నారు, ఆ కుక్కతో బాగున్నది. ఎప్పుడైతే ఆ కుక్క చనిపోయిందో ఆ తర్వాత ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ తోటి 6 monthsలోనే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. నేను అడిగాను, एग्जैक्ट అంటే ఆ కేసు యాక్చువల్గా మీకు రెఫర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ షీ పాస్డ్ అవే. ఆ కుక్క వాళ్ళ యొక్క ऐसा भी होता जनरली? सर ऐसा होता है। हम अभी कल हमारा आप ओपीडी इमोशनल बोले तो मेरे को याद आ रहा। कल हमारा ओपीडी था जुबली हिल्स में सर। ओपीडी में मैंने एक पेशेंट देखा, बेसिकली वो रेक्टल कैंसर का पेशेंट था। सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर पेन, एक्सट्रीम वीकनेस, और उसके पास बहुत ज़्यादा डर था उसको।
देयर इज अ कॉल्ड फियर ऑफ सफरिंग। आप मेरे को कुत्ते के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसका नहीं, आंसर बोल रहा हूँ आप ऐसा अवॉइड करना बोले तो क्या है, मीन्स इमोशनल डिप्रेशन से कैंसर हो रहे बोल रहा हाँ, आपको। सो दैट लेडी वाज सो इमोशनल डिप्रेस्ड आफ्टर डेथ ऑफ द पेट। उसको कैसे मीन्स सारे लोग पेट्स को लव करेगा, सारे लोग पेट्स को ఎవ్రీ టైమ్ దే ఆర్ ఈవెన్ పిల్లల కంటే కూడా కుక్కల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. రేపు పొద్దున్న కుక్కకి ఏమైనా అయితే వీళ్ళకి అది కావాలా, कंपलसरी होता क्या ऐसा, उसको सजेशन क्या बोलेगा फ्यूचर में, मीन्स सो मेनी पीपल आर लविंग पेट्स। तो देखिए ये एक अटैचमेंट है जो पेट के साथ भी हो सकता है। अटैचमेंट भी इनसिक्योर भी हो रहा अभी। हाँ, हाँ, ये एक एक्सपेक्ट ये भी हो सकता है सर कि इंसान से प्यार ना करके हम डॉग से प्यार कर रहे हैं। वो जो इमोशनल अटैचमेंट है इंसान से, कहीं ना कहीं हम किसी और से ना प्यार करें, जैसे किसी और के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में बहुत हर्ट मिला है। इंसान से या रिलेशनशिप में उसको हर्ट मिला। हाँ, पेट्स तो हर्ट नहीं करेगा हाँ, ना, पेट्स तो खाली हर्ट प्यार नहीं करेगा। खाली प्यार करेगा। तो हर्ट से सेंसिटिव है, हम्म, वो क्रिटिसिज्म से सेंसिटिव है, वो कमेंट से सेंसिटिव है। तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी उसकी उस डॉग से हुई, क्योंकि डॉग तो केवल प्यार करेगा। ऐसा एक केस हमारे पास भी है सर, मैं आपको एक केस ह्यूमंस आर हर्टिंग इजीली, इजीली, एनिमल्स आर नॉट हर्टिंग, जस्ट आप कितना प्यार दिया तो डबल आपको प्यार दे देगा। लेकिन इसके पीछे एक रीजन होता है सर। मैं आपको एक छोटा सा केस का इंसिडेंस बताता हूँ। लखनऊ में मैं एक पेशेंट को देख रहा था। बेसिकली उस लेडी को ब्रेस्ट ट्यूमर था, कैंसर नहीं डेवलप हुआ था, बट ट्यूमर था, और ट्यूमर जो हो राइट साइडेड ट्यूमर था वो। तो हिस्ट्री जब मैं ले रहा था, तो चूँकि हमारे यहाँ होम्योपैथी में क्या होता है सर कि हम डिज़ीज़ जो होता है उस डिज़ीज़ के रूट कॉज पे जाते हैं। जो भी आपके इमोशन में, लाइफस्टाइल में और आपके डेली लाइफ में आपका जो भी चेंजेस होता है उसको कंसिडर करके रेमेडी देते हैं। तो जब हम उसके रिलेशनशिप पार्ट पे गए तो हमने पूछा उससे कि आपका किस किस से कैसा कैसा रिलेशनशिप है। तो उसने कहा कि मेरे पापा से अच्छे संबंध नहीं हैं, मेरे भाई से अच्छे संबंध नहीं हैं, मम्मी से अच्छे संबंध हैं। तो उसकी माँ कहीं दूर बैठी हुई थी। वो आई कही, डॉक्टर साहब इसको किसी से प्यार नहीं है, इसको बस उसके डॉगी से प्यार है। हम मर जाएंगे फिर भी हमारे पास नहीं आएगी। और डॉगी, सेंसिटिव पीपल आर लाइक दैट। यस। तो जब हम उनसे जब ये तो अनकॉमन है सर कि भाई आपको इंसानों से प्यार ना हो के जानवर से प्यार है। तो जब उसके रूट कॉज पे गए हम, तो वो जो फीमेल थी, वो फीमेल को डॉग जो है उसके एक बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट करी। उस लड़की की शादी घर वालों ने उससे नहीं कराई। वो उतना डीप हर्टेड हो गई कि वो उस डॉग से अटैच हो गई, केवल इस वजह से कि डॉग उसने जिसने दिया है उससे वो बहुत प्यार करती है और बाकी दुनिया उससे प्यार नहीं कर रही है। वो एक थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में इतना घुस गया कि वो ट्यूमर का कारण बन गया। मैं भी एक बार एक कुत्ते को लेके आए थे घर को। हम्म, मेरी मम्मी बोले कुत्ता को आना देना है अंदर, नहीं तो तुम आना, एक ही आना। डेफिनेटली। दोनों को तो यही डिस्पोजिशन होता है सर, जिसको यही इंसान का टेंडेंसी होता है जो इंसान को बीमारी में और उसके हेल्थ में हेल्प करता है। सही बोले। से ऐसा डिवीजन भी रहता, थोड़े लोगों को माउथ कैंसर होता। व्हाट इज माउथ कैंसर कहीं होता, व्हाट इज द रीजन देखिए माउथ सर, कैंसर होने में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस? अगर देखा जाए सर सेलुलर लेवल पे देखा जाए, सेल्स के लेवल पे देखा जाए, तो कैंसर होने के रीजन्स लगभग कॉमन होते हैं। माउथ कैंसर के बारे में लेकिन थोड़ा। हर एक कैंसर के रीज़न को हम उसके कॉज और उस एक ऑर्गन के लाइफस्टाइल, उस ऑर्गन के यूज़ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज माउथ कैंसर बहुत है, बहुत कॉमन है। उसका एक रीज़न है सर कि यूजुअली ये जो हम स्मोकिंग स्मोकिंग से माउथ कैंसर होता। ओके। स्मोकिंग, टोबैको, Okay. च्यूइंग, ये दो मेजर फैक्टर है जो माउथ कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी और भी चीज़ें इमोशनल लेवल पे भी अगर चले जाएं तो जो माउथ होता है, ओनली 15% ऑफ स्मोकर्स आर गेटिंग कैंसर्स, बाकी का 85% आर नॉट गेटिंग कैंसर्स। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ? अगेन रीजन बिहाइंड द कैंसर, जिन लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर नहीं होता, बाकी जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको कैंसर हो जा रहा है। रीजन ये है सर कि स्मोकिंग इज ए एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कहते हैं आग में घी डालने का काम करता है, तो आपके अंदर अगर वो जो ट्रिगर करते बोलता। ट्रिगर करता है उसको हम लोग స్మోకింగ్ అనేది డైరెక్ట్ కాకుండా ఎవరికైనా క్యాన్సర్ టెండెన్సీస్ ఉంటే స్మోకింగ్ అనేది సపోజ్ ఎప్పుడో 10 ఇయర్స్కో 20 ఇయర్స్కో క్యాన్సర్ రావాల్సింది స్మోకింగ్ వల్ల మీకు 1 ఇయర్లోనే క్యాన్సర్ రావచ్చు। एक साल में ही आएगा, एक साल में इट cancer ट्रिगर्स व्हाट एवर योर सेलुलर एक्टिविटी, ऐसा बोल। Definitely, सर जैसे जैसे ना सर हमारा एज आता जाता है, जैसे जैसे हम एजिंग के थ्रू जाते हैं, तो नेचुरली हमारे बॉडी में क्या कार्सिनोजेनिक एजेंट सबके बॉडी में होते हैं। माउथ कैंसर के बारे में बोले नहीं आप?
तो माउथ कैंसर का सिंपल रीजन सर, पहला रीजन क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो ट्रीट स्मोकिंग। कर सकते हैं होम्योपैथी में आराम से माउथ कैंसर को? सर कैंसर किस स्टेज पे है जी उसके हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, जी चाहे होम्योपैथी की ट्रीटमेंट हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी मेडिकल सिस्टम हो, ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो नेचर ऑफ डिजीज़ के हिसाब से एडवांस एडवांस कितना है वो कैंसर उसके हिसाब से होता है। अगर इनिशियल फेज़ में हमें कैंसर का पता चल जाता है तो होम्योपैथी से ఈజీ उसको ట్రీట్ कर सकते हैं माउथ कैंसर? बहुत ईजी ट्रीट हो सकता है సార్ माउथ చెప్పేది ఏంటంటే మౌత్ క్యాన్సర్స్ని బాగా ఈజీగా హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. कैंसर, टंग कैंसर। టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్ని చాలా ఈజీగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్లీగా ఎంత ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్కి రాగలిగితే, ఎందుకంటే కనుక అప్పుడప్పుడే పుట్టినటువంటి మౌత్ క్యాన్సర్స్ని ఈజీగా, ఎందుకంటే మౌత్ క్యాన్సర్ సక్సెస్ రేటు హోమియోపతిలో చాలా ఎక్కువ अच्छा అయినా, थोड़ा अच्छा है सर। సో ఈజీ ట్రీట్ చేయొచ్చు అని సార్ ఈజ్ టెలింగ్. एक्चुअली देखिए सर, कैंसर के ट्रीटमेंट का चाहे माउथ हो, चाहे आपका स्टमक कैंसर हो, चाहे आपका ये स्टमक कोलन कैंसर कैसे रहता? स्टमक कैंसर का भी बहुत अच्छा। अभी तो मेरे पास एक केस चल रहा है सर, बहुत सीवियर पेन था उसको, बहुत सीवियर पेन, और पेन रिड्यूस हो गया। देखिए किसी भी ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं कि हमने आज दवाई दी और कल कैंसर ठीक हो गया। हर एक डिजीज़ का अपना एक जर्नी होता है, और जैसे डिजीज़ की जर्नी होती है वैसे ट्रीटमेंट की भी रिवर्स में जर्नी होती है। वो देवदास पिक्चर में उसको स्टमक कैंसर और माउथ कैंसर, देवदास वाले में तो उसको मुझे लगता है कि लिवर कैंसर हो गया, वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता था। तो खून आते हैं ना खून वॉमिटिंग आता है, में. हाँ, तो वो लिवर कैंसर था उसको। अच्छा, उस वजह स्टमक से कैंसर हो वॉमिटिंग, तो स्टमक कैंसर से वॉमिटिंग आता था उसको। तो वो देखिए उसमें भी दिखा है अल्कोहल इज़ द ट्रिगरिंग पॉइंट। ऐसे ही सर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अल्कोहल होते हैं एस. ना, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये रेडिएशंस, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये केवल और केवल तभी काम करेगा जब इंटरनली आप प्रोन होगे कैंसर के लिए। अब इंटरनली प्रोन कब होते हैं हम, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा जो इमोशंस हैं, दूसरा हमारा लाइफ़स्टाइल जो है, हमारी डाइट जो है, ये बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है सर। हम लोगों को लगता है कि कैंसर केवल ऑर्गन की बीमारी है, ऐसा नहीं है सर। कैंसर सेल की बीमारी है। आपके सेल में जो बेसिक नीड थे, सेल्स की जो रिक्वायरमेंट थी, सेल्स का जो डिफेंस सिस्टम था, वो कहीं न कहीं अल्टर्ड होता है, और उसकी वजह से कोई एक ऑर्गन और कोई एक सिस्टम अफेक्ट होता है। सो कैंसर जो भी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, माइंड स्टार्ट फ्रॉम इमोशन, इमोशन, इमोशन टू सेल। सिचुएशन हाँ, क्रिएट होता क्योंकि अभी देखा होगा सर, जेनेटिक्स होता है, पढ़ा होगा हम लोगों ने। अभी एक टर्म आया एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब कि सेल्स का जो इन्वायरमेंट है, सेल्स के बाहर का जो माहौल है, वो सेल्स को पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि सेल्स उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एक्ट करता है, है. वाओ. और तब जाके हमें कोई भी बीमारी होती है, वो ने कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, पीसीओडी हो, ये सारा का सारा खेल सर सेल्स के इन्वायरमेंट और सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी से होता है। ये ओवरी कैंसर का कैसे रहता सर? सर देखिए ओवेरियन कैंसर बहुत है सर, मोर ओवेरियन फीमेल में कैंसर, ज़्यादा आ सर्विक्स रहा है कैंसर, आजकल. ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखिए होम्योपैथी में कैंसर को हम एक बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं। होम्योपैथी में कैंसर को या किसी भी बीमारी को ओवरी हम, कैंसर के बारे में हाँ बोलो. उसी को बताया सर, किसी बीमारी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओवरी कैंसर जो आज है सर, उसका सबसे मेजर कॉज है इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर होते हैं। और एक जो अभी अगर हम होम्योपैथिक एस्पेक्ट बताएं या इसको और भी चीज़ें समझ सकते हैं आप, आज ये जो इरिटेशन है, ये जो कंपटीशन है, जेलसी है, इसकी वजह से हमारा ओवरी का ओवरलोड बढ़ जाता है। जो हम एंगर में, कोई फीमेल अगर एंग्री है, इरिटेशन ज़्यादा उसमें, बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है, तो इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो वही मेल आप हार्मोन बोल रहे आता हैं है ना, उधर। सो जो भी है पीसीओडी हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम, ओवरियन कैंसर हो सकते हैं. डेफिनेटली, पीरियड्स प्रॉब्लम्स एक्सट्रीम कंडीशन में ओवेरियन कैंसर हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ट्रिगर कर सकते हैं. ट्रिगर कर सकता अब है। यू आर टेलिंग ओवरी कैंसर इज आल्सो मींस एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द हार्मोन सिस्टम डिस्टर्बेंसेस. डिस्टर्बेंस, वही बोल रहे हो ना आप? और हार्मोन सिस्टम तब डिस्टर्ब होता है सर जब हमारे इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं। और आज सर जैसे होलिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करते हैं सर, तो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो आज से 250 साल पहले दे दिया गया, मास्टर हनीमैन ने दिया, लेकिन अब उसको लोग अब जाके उसको सिस्टम में इनकल्केट कर रहे हैं। सो ओवेरियन कैंसर को ऐसा స్టాప్ करना बोले तो आज మెన్స్ట్రువల్ ఇష్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, आज ఈ రోజు ఏదైతే పీసీఓడి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఈ రోజు అయితే కనుక మెన్స్ట్రువల్ ఋతు సమస్యలు లేడీస్లో ఏదైతే ఉన్నాయో, అవి ఇప్పుడే మీరు ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే ఇటువంటి క్యాన్సర్స్ రాకుండా చేయవచ్చు అనేది प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोल रहे हैं ना आप. मीन्स ओवेरियन कैंसर आना बोले तो आप जो बोल रहे हैं
extreme condition of the hormone system disturbances. स्टार्टिंग से है सर, किसी भी ऑर्गन की जो बीमारी होती है सर, वो एक्सट्रीम कंडीशन में तुरंत नहीं पहुंचती है, इट टेक्स सम टाइम, Step by step That- it goes to extreme condition. एक्सट्रीम So उतना दूर नहीं आना देना. नहीं आना देना। पहले ही हाँ, रुका है तो अच्छा रहता. अच्छा So there is a chance to survival, to chance to prevention. अब बोल रहे ovarian cancer through homeopathy बोल रहा. थ्रू होम्योपैथी बोला। ఈరోజు గౌరీ శంకర్ గారితో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ గురించి హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, అసలు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ యొక్క ఎందుకు కామన్గా లేడీస్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, డాక్టర్ క్యాన్సర్లో దానికి యొక్క సక్సెస్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది, सक्सेस रेट कैसे रहता है ओवेरियन कैंसर का? सर देखिए, ओवेरियन कैंसर में लगभग जो हमने पेशेंट देखा है सर, अगर 10 पेशेंट की बात करें तो 10 में से 8 पेशेंट को हम रिलीफ दे देते थे। सिम्टोमेटिकली जो उनका प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कंप्लीट क्योर डिसाइड करता है सर कि किस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आया अच्छा है। हर स्टेज में ट्रीटमेंट का जो हमारा तरीका होता है, अर्ली स्टेज आए तो अर्ली ट्रीट हो जाएगी, अर्ली स्टेज ट्रीट हो जाएगा बिल्कुल सर। अगर लेट स्टेज आए तो थोड़ा टाइम लगता है। और लेट स्टेज में भी ये भी देखना होता है सर, जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं कि भाई कैंसर का साइज कितना है, कैंसर का मेटास्टेसिस कहाँ तक हो चुका है, वो कौन सा ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आया है, वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं सर। कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साथ आते हैं, तो वैसे केसेस में ट्रीटमेंट का प्लान ही अलग होता है हमारा, उनको ठीक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो स्टेज वाइज अगर सही से अर्ली फेज़ में ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को समझ लिया जाए, या जितने भी फीमेल रिलेटेड कैंसर, सर्विक्स कैंसर है, ओवरी कैंसर है, इसको अगर शुरुआत से समझ लिया जाए, स्टार्टिंग से समझ लिया जाए, तो हम ऐसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और बड़े कॉमन सिम्टम होते हैं सर इसके। सबसे पहले मेंसेस में इरेगुलरिटी होगी, ये पहला सिम्टम है। तो अगर ये बार बार इरेगुलर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोन्स चेक कराने हैं, स्कैन कराना है। दूसरा है, अगर वहाँ से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्जेज निकल रहा है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, इचिंग है, बर्निंग है, कोई ऐसा एबनॉर्मल सिम्टम आ रहा है, तो भी अगर ये एक महीने में आया, 2 महीना आया तो ठीक है। अगर ये रेगुलरली हो रहा है, कोई भी ब्लीडिंग अगर इंटरमीडिएट ब्लीडिंग, मेंसेस के दौरान अगर ब्लीडिंग उसके बीच में अगर ब्लीडिंग होने लगे, तो भी हमें ध्यान से समझना है कि कोई भी एक चीज़, चाहे हम ओवरी की बात करें सर या किसी भी ऑर्गन के कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर को ओवरी कैंसर को कैसे मींस सर दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है, दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया है सर। ब्रेस्ट कैंसर टोटली डिफरेंट है, उसका तरीका ही डिफरेंट है, उसका जो हम ट्रीट करने का मैनेजमेंट ही दूसरा है, और ओवरी कैंसर को ट्रीट करने का मैनेजमेंट दूसरा है। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग इसके अलग अलग प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके अलग अलग अप्रोच हैं होम्योपैथी में, सबके अलग अलग कॉजेशंस हैं हमारे यहाँ। जैसे अभी आपने बात करी बहुत अच्छा इमोशंस का, तो होम्योपैथी में ना सर हर इमोशंस से अलग अलग बीमारियाँ ट्रिगर्ड होती हैं, वो एक अलग सिस्टमेटिक पैटर्न है हमारे यहाँ। जो हमारी दवाइयाँ हैं उसमें इमोशंस बेस्ड रेमेडी अगर कहीं है तो केवल होम्योपैथी में है। हर एक इमोशन की कस्टमाइज मेडिसिन हमारे पास है, इसीलिए होम्योपैथी इज़ द वंडरफुल मेडिसिन फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट। हम आपके पैथोलॉजी का भी उतना ख्याल रखते हैं, हम आपके इमोशन का भी उतना ख्याल रखते हैं, दोनों को क्लब करके होलिस्टिकली हम ट्रीटमेंट देते हैं, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिशर्स एंड रेक्टम कैंसर, सर इज देयर एनी सिमिलरिटीज फॉर दिस? सर देखिए, कैंसर जो है वो हर बीमारी के साथ सिमिलरिटी उसका होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिशर है तो कैंसर नहीं होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि कैंसर है तो फिशर नहीं होगा। फिशर होम्योपैथी में इजी ट्रीट कर सकते हैं? बहुत ईजी सर, बहुत ईजी। अच्छा, अब अगर फिशर बार बार को फिशर आए तो बार बार को फ्रीक्वेंटली फिशर्स आर मे बी टू लीड्स टू रेक्टम कैंसर? एवरीथिंग, योर एरप्शन इज लीड्स टू कैंसर। अगर कहीं पे भी सर कोई भी एक सिम्टम कैंसर में चेंज हो सकता है। अगर रेक्टल कैंसर की बात करें तो जो फिशर है, वहाँ पे जो वॉर्ड्स होते हैं, वो जो कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ठीक है, सुना होगा आपने, जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। अगर रेक्टम कैंसर के बारे में मीन्स रेक्टम कैंसर एंड फिशर्स को रिलेशन क्या है? देखिए सर, फिशर में पेन बहुत ज़्यादा होता है, फिशर में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यही चीज़ पाइल्स में भी ब्लीडिंग होता ना? डेफिनेटली सर। फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर ऐसा कोई तरीका ही नहीं है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि आप ब्लीडिंग से आप ये जान पाओ कि फिशर की ब्लीडिंग है, हेमोरॉइड्स की ब्लीडिंग है, या कैंसर की ब्लीडिंग है। इसके लिए कस्टमाइज इन्वेस्टिगेशन है, और वो सिम्टम्स हैं, वो उसके थ्रू हमें जाना ही पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, उधर हमें एंडोस्कोपी। చాలా మంది पेशेंट्स आते रहता, बहुत पेशेंट्स अभी फिशर बोल के डॉक्टर के सर वो फिशर जो उसको कैंसर नहीं आना देना बोले तो क्या करना? सीधी सी बात है सर,
कैंसर अगर नहीं आने देना है तो जो भी बीमारी लेके आया है उस बीमारी को समझना है, उसकी रूट कॉज को देखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन से पहले नहीं, कैंसर आप फिशर को ट्रीट करें तो कैंसर नहीं आएगा ना। डेफिनेटली सर, अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है वो सिम्टम अगर रूट कॉज से ठीक हो गया तो आगे तो कैंसर आएगा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो मे लीड्स टू रेक्टम कैंसर। डेफिनेटली सर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो सबसे पहला फैक्टर होता है रेक्टल कैंसर का। सबसे पहली चीज़ जो हमारे जीआईटी के डिस्टर्बेंस को, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, हर लोगों हाँ। को रेक्टम कैंसर कैसे ऐसा नहीं है ना। इट इज सर, नॉट बहुत చాలా इसीलिए మందికి వస్తూనే ఉంటది इसीलिए तो कहा गया है सर कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहले इलाज करना है। कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक हो गया तो कैंसर होगा ही नहीं, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो पॉसिबिलिटी है कि कैंसर भी हो सकता है और हेमरेट्स भी हो सकता है। సో మీరేం చెప్తున్నారంటే ఆల్ రెక్టమ్ క్యాన్సర్కి కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ సోర్స్. स्टार्टिंग सोर्स डेफिनेटली सर, సో కాన్స్టిపేషన్ని త్రో హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేసుకుంటే बहुत ईजी है సో आपको भी ఫైల్స్ రావు, ఫిషెస్ రావు, క్యాన్సర్ కూడా రావు, कैंसर का। అంతేగా. సో కాన్స్టిపేషన్ వల్ల గట్ ఇష్యూ వల్ల కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది. The గట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాన్స్టిపేషన్. constipation, the first కాన్స్టిపేషన్ మే లీడ్స్ టు హెమరాయిడ్స్. hemorrhoids, కాన్స్టిపేషన్ మే లీడ్స్ టు Fissure. ఫిషర్స్. constipation may leads to cancer, Frequent fissures are causing to cancer. definitely Frequent hemorrhoid surgeries are also definitely this- causing to. अभी मेरे पास एक पेशेंट आया सर, उसको सिंपल वॉश था, छोटे छोटे वॉश थे एनएल एरिया पे। तो पहले मेरे पास आया, हमने उनसे कहा कि देखिए आपको कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा दवाई से। वाट्स बोले तो कहाँ है वाट्स वो? एनएल 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 रीजन एनएल में वाट्स होते हैं? हाँ, एनएल रीजन पे भी वॉट्स होता है, कॉन्डाइलोमेटा होता है, वॉट्स होता है, उधर भी होता है। अच्छा, लेडीज को जेंट्स लेडीज़ को को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, किसी को भी हो सकता है। वेरी रेयर कंडीशन में. रेयर ओके. उसको वो दो तरह के होते हैं सर, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है, उसको कॉन्डाइलोमेटा बेसिकली उसे कहते हैं। तो वो हमारे पास आए, जनरली वाट्स बोले तो इधर फेस में कहीं आएगा, पे भी हो हाथ में सकता है आएगा. सर। अगर जेनाइटल्स पे वॉट्स हैं उसको कॉन्डाइलोमेटा कहते हैं। अच्छा, दो तरह का होता है, कॉन्डाइलोमेटा लाटा और उसको ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी में विदाउट सर्जरी? सर विदाउट सर्जरी सर, विदाउट सर्जरी से विदाउट सर्जरी। कैसे जाएगा? मीन्स सर हमारे यहाँ कस्टमाइज मेडिसिन है, हमारा तरीका इतना अच्छा है। तो वाट्स कम होते हैं नहीं तो टूट जाएगा. वॉट्स कम होते हैं, रिड्यूस हो जाता है, साइज रिड्यूस होता है नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगी. ब्रेकअप हो जाएगा जी। अब थोड़ा इसको समझाते हैं सर, ये जो ट्यूमर है बहुत अच्छे से समझाते हैं सबको कि ये जो ट्यूमर है, वॉट्स है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है हमारी बॉडी पे हो गया, तो अब बॉडी पे ग्रोथ है तो बाहर बाकी जो मेडिकल साइंस है उसे बाहर की बीमारी समझती है, कहते हैं बाहर से रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। अगर कोई ग्रोथ है सर तो उसे ग्लूकोज चाहिए होगा, अगर कोई ग्रोथ है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो जो ये ग्रोथ जिसको हम बाहर की बीमारी समझते हैं उसे ब्लड तो हमारा ही हार्ट दे रहा है, उसे ऑक्सीजन तो हमारा ही लंग्स दे रहा है। तो इसे जब हम बाहर से रिमूव करते हैं तो अब क्या होता है, चूँकि सप्लाई तो हमने रोकी नहीं ना सर, वापस से ग्रो हो जाता है। जैसे सुना होगा हमने ट्यूमर ख़त्म किया वापस से ट्यूमर आ गया, हमने ऑपरेशन किया वापस से वॉट्स हो गया। तो ये एक तरीका है जो आज मैक्सिमम लोग करते हैं। हम होम्योपैथी में क्या करते हैं सर कि उसका जो रूट कॉज है, आखिर क्यों ब्लड इसे मिल रहा है, आखिर क्यों ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आपके ट्रीटमेंट से बॉडी ने इसे सप्लाई देना बंद कर दिया तो क्या बाहर ट्यूमर रहेगा? तो वो जो सेल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है उसको इंटरनली जाके हम एसेस करके होम्योपैथिक दवाई से ठीक करते हैं, जिससे बाहर बीमारी खत्म हो जाती है। సో సార్ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి రూట్ కాజ్ అనేది మన బాడీ నుంచే సప్లై అవుతుంది. వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ సప్లై కానీ, బ్లడ్ సప్లై కానివ్వండి, నర్వ్ సప్లై కానీ. यस సో అక్కడ ఇప్పుడు మనం ఆ రూట్ కాజ్ని సర్జరీ చేసి తీసేస్తే, ఆ రూట్ కాజ్ని ట్రీట్ చేయకపోతే అది మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈవెన్ క్యాన్సర్ అయినా కానీ వేరే ట్యూమర్స్ అయినా కానీ సర్జరీ చేసేంత మాత్రాన ప్రాబ్లం తీసినట్టే ఉంటుంది కానీ రూట్ కాజ్ని తీసేయాలి. ఆ రూట్ కాజ్నే మనం ట్రీట్ చేయగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం ట్రీట్ అయిపోద్ది కదా అని ఈజ్ టెలింగ్. దట్ ఈస్ डेफिनेटली एकदम करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। सो वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन गिवन सर. और ये लंग कैंसर में फीमेल में ज़्यादा रहता है या मेल में ज़्यादा रहता है लंग कैंसर? देखिए लंग कैंसर मेल फीमेल दोनों को इक्वली हो जाता है सर। लंग कैंसर का जो बेसिक कारण होता है, सबसे पहला कॉज होता है ये जो पोल्यूशन है, ये ट्रिगर फैक्टर है। पोल्यूशन सबको होता है ना? पोल्यूशन तो फिर सर कई को- देखिए सबको पोल्यूशन होता है, लेकिन सबका मेंटल स्टेट अलग अलग होता है ना, हाँ. सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं, सबके ट्रिगरिंग, Depend on the सबका constitution. डाइट अलग अलग होता है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। तो एक ही फैक्टर सब में अलग अलग इफेक्ट करता है। हो सकता है आप में वो ज़्यादा करे, मेरे में कम करे। हो सकता है मैं बाहर हम पोल्यूशन में निकलूँ, अब आपको केवल थ्रोट तक रह गया, मुझे अस्थमा हो जाएगा,
तो ये तो हमारा सेंसिटिविटी और ये बहुत Asthma people are maybe leads to lung Definitely. cancer. Maybe Definitely. whatever is there any reason? अस्थमेटिक जो जो लंग कैंसर का जो रीज़न होता है बेसिकली वो कांस्टेंट इरिटेशन होता है। हमारा जो लंग्स का सेल होता है जिसको हम एल्वेओलाई कहते हैं वो कांस्टेंट इरिटेट होता रहता है। उस इरिटेशन की वजह से ना वहाँ पे एक ग्रोथ, उस कहीं भी कुछ इरिटेट होता है ना सर, उस इरिटेशन के लिए हम वहाँ पे एक ग्रोथ होती है जिससे कि उस इरिटेशन को रोक दिया जाता है। इसलिए अस्थमा पेशेंट में रेगुलरली कफ, कोल्ड, और उसके सबसे बड़ा कारण क्या है सर, ये जो अस्थमा है या जो ये कॉमन रेस्पिरेटरी कंप्लेन है, इस कंप्लेन में जो हम स्टीरॉयड और इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स और ये जो इन्हेलर लेते हैं ना, ये भी एक बड़ा कारण होता है हमारे सेल को या हमारे लंग्स को कन्वर्ट करने में कैंसर। सुपर सर, एक वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सर आप जो दे रहे हैं। सो ओवेरियन कैंसर बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन दी होते हैं, रेक्टम कैंसर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन से होते हैं, लंग कैंसर बिकॉज ऑफ लंग हेल्थ इश्यूज से होते हैं, यूट्राइन कैंसर बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी होने का चांसेस है। पूरा मीन्स सर डायरेक्ट होने का नहीं है, मीन्स दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सीरीज ऑफ complications of the regular health issues, suppressions of the regular health issues may leads to bigger disease like bigger cancer. problem like a cancer. Yes. ऐसा this is overall Definitely. फिर जब This is the simple route sir. बिल्कुल this is the journey of the cancer. Cancer is not itself it is an end journey end journey almost definitely climax. So उसके पहले बहुत stages होके ट्रेलर आता है उसको नहीं समझते, फुल मूवी होती है उसको नहीं समझते, फिर बाद में क्लाइमेक्स आता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। Why cancers are common in the society? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन सर, एंड ये सवाल सबको जानना चाहिए आखिर आज की सोसाइटी में कैंसर कैसे कॉमन है। और आपको बताएं सर कि हर साल 18 लाख लोग केवल इंडिया में कैंसर जिनको कन्फर्म 18 लाख हर साल, एवरी ईयर्स 18 लाख पीपल आर, ये WHO का ये है केवल इंडिया में डायग्नोज बाई क्लियर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बाकी जो अंदर पहले नहीं थे ना, मींस उतना व्हाई कॉमन, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं सर। हर एंगल में हमारा लाइफ जो है सुबह से लेके शाम तक जो हम उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हमारा इमोशन है, जो हमारा वर्क प्लेस है, हर जगह कार्सिनोजेनिक एजेंट है सर। सबसे पहली चीज़, हम सुबह उठते हैं ना सर तो और हम सोते हैं तो सबसे पहला कारण जो है वो नींद सही से नहीं आना है। जो स्लीप एक तरह की मेडिसिन है सर, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। तो आज ना ये जो कई, मैं 4-5 आपको कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ सबके लिए। वो 5 पॉइंट्स जिसको आप समझ जाओ तो हो सके आप अपने कैंसर से अपने आप को बचा सको। सबसे पहला जो रोज़ का है, हम रोज़ सोते हैं सर, हम रोज़ खाते हैं, हम रोज़ ऑफिस जाते हैं सर, हम रोज़ जो है वो बाहर निकलते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो नींद है सर। स्लीप, हमें ये कहा गया है कि आपको 7 घंटे, वो जो हमारे स्लीप के वेव्स होते हैं वो अभी मैं बोलूँगा तो शायद समझ ना पाएँ, अल्फ़ा डेल्टा ये सारे वेव्स होते हैं। तो जब तक हम 7 घंटे नहीं सोएंगे तब तक वो सारे के सारे स्लीप पैटर्न हमारे కంప్లీట్ नहीं होते हैं। సార్ చెప్పేది ఏంటంటే నిద్ర వల్ల చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రీసాల్వ్ చేసుకుంటాయి, ప్రాబ్లమ్ని హీల్ చేసుకుంటాయి. సెల్ఫ్ హీలింగ్. సో నిద్ర అనేది 8 అవర్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటేనే మీ బాడీ హీలింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే సెల్ఫ్ హీల్ చేసుకునే ఛాన్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే నిద్ర తక్కువై, ఎప్పుడైతే నైట్ అవుట్ చేస్తారో, ఎప్పుడైతే రాత్రంతా డిస్టర్బెన్స్ చేసుకుని చేస్తారో ఉన్న ప్రాబ్లం ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనేటువంటిది ఓవరాల్గా మీరు చెప్పే విషయం. ఎందుకంటే సో మెనీ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ getting proper sleep, not going to proper sleep. Definitely sir. So sleep is the one of the strong medicine for your body is a strong medicine. Either normal problems or maybe cancer also. Definitely. दूसरा है सर, हमने दिन को रात बना दिया है और रात को दिन बना दिया है. असल गौरीशंकर गारू, अब कॉमनली वाई कैंसर कॉमन हो गया? डेफिनेटली सर, आज कैंसर बहुत कॉमन है। अभी जो मैंने बताया कॉमन इतना कैंसर हो गया सर कि अभी एक WHO की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग हर साल हम इंडिया में ही केवल 18 लाख लोग कैंसर को डायग्नोज होते हैं। अब इतना कॉमन क्यों है? 18 लाख पर ईयर जो और बाकी इतने डायग्नोसिस कराते हैं सर। कुछ लोग तो डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, तो वो हिडन कैंसर कितना है उसका अभी कोई नंबर नहीं है। बट आज कैंसर इतना कॉमन है कि आने वाले टाइम में सर 2030 तक, आज 2025 चल रहा है, 30 तक 8-10 में से 7 लोग कैंसर से
अगर 10 बीमार लोग आए हैं ना तो 7% आर डेफिनेटली कंफर्म डायग्नोज्ड फॉर कैंसर। सो भाई 2 to 5 years आप डबल और ट्रिपल होने का चांस है बोल रहे चांसेस है कैंसर का। अब आखिर क्यों है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं आज आपको 5 ऐसे कॉमन कॉज बता रहे हैं। नंबर 1 क्या है? हाँ, नंबर 1 सर स्लीप। स्लीप। प्रॉपर स्लीप हमारे पास आज नहीं है। आप देखो जो स्टैंडर्ड नींद है वो 7 से 8 घंटे की स्टैंडर्ड नींद कही जाती है। अगर इतना आप स्लीप आपका है तो आप अपने सेल्स को थोड़ा, इसको कहते हैं स्लीप इज़ अ नॉर्मल, कहते हैं इज अ नेचुरल मेडिसिन। सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं ना। हाँ, और सेकंड है सर्केडियन क्लॉक सर हमारा। अच्छा। दूसरा है जो हमारा क्लॉक है, आज दिन और रात में कोई बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन क्लॉक बोलते हैं। ये बहुत डिस्टर्ब हो गया सर बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा। इतना डिस्टर्ब है कि आज हमारा सेल्स कंफ्यूज हो गया है कि सोना है कि जगना है। और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो कांस्टेंट स्ट्रेस के फेज में फिर हमारा सेल्स में डिस्टर्ब होता है, और वो एक कारण है म्यूटेशन का। आजकल क्या होता है, हैदराबाद में नाइट ट्रैफिक ही ज़्यादा हुआ। नाइट ट्रैफिक, हाँ डेफिनेटली सर। पहले तो रात को कुछ होता नहीं था, और ये कन्फ्यूज़न है सर। ये बॉडी को सेल्स कंफ्यूजन हो जाएगी बोल रहा। कहाँ कहीं किधर जाने का, कब सोने का, कब आराम करने का, कब नहीं करने का आराम। 8 घंटा कंपलसरी स्लीप होना बराबर, वो भी रात में जी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो गए तो बराबर है। वही बोल रहे ना आप। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन सर हमारा डाइट है जो हम खा रहे हैं। और सर बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एक रिसर्च के हिसाब से गर्म खाने को प्लास्टिक में नहीं स्टोर करना है। अच्छा। ये आज का सुना टिफिन, ये जो पैक करके हम खाना हमेशा ले आते हैं, प्लास्टिक कवर्स में पैक करके हाँ, करके ही हम टिफिन खाते हैं, कॉमन है। यस। दूसरा है ये जो हमारा टेफलॉन का जो हमारा आजकल बर्तन हो गया है, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं मील्स बिकॉज ऑफ सर पहले ओकेजनली यू कैन ईट। क्या पहले हम खाना नहीं खाते थे? पहले खाते थे ना। क्या पहले हम भूखे रहते थे? अगर आज से 10 साल 15 साल पीछे जाएं तो खाना खाते थे ना। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है सर। तीसरा, अभी थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज़ द ऑल डीप फ्राइड, ऑल तंदूर, ऑल जो हम केमिकल्स इम्पैक्ट होते बोल रहे आप। हाँ, ये रहता ना, केमिकल्स रहता ना। हाँ, बेकिंग मीट, तंदूर मीट, डीप फ्राइड, अजवाइन, डीप फ्राइड चीज़ें, अच्छा, जो आज फ्रेंच फ्राई एंड ऑल थिंग केमिकल्स डालते, केमिकल डाल के लाल लाल दिखने में खाना अच्छा, अट्रैक्शन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फोटो के लिए, हाँ, पीपल आर मेकिंग सो कलरफुल फूड। और वो एक तरह से उसमें लगभग 30 to 40% ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। सो फूड में केमिकल्स नहीं डालना। हाँ। दूसरा सर फोर्थ रीजन क्या है? कॉस्मेटिक सर। कॉस्मेटिक्स। आजकल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं। विदाउट कॉस्मेटिक्स हम बाहर नहीं जाते ना। तो बीमारी लेके जाने का क्या मतलब है सर? पीपल आर लुकिंग डाउन, पीपल आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस एज अ कॉस्मेटिक्स है तो ही। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सर। आजकल क्या हो रहा, अपीयरेंस इज द मैटर। अपीयरेंस में हमारा हेल्थ प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम हो गया सर। हेल्थ मैटर नहीं रह गया है, अपीयरेंस मैटर हो गया है। हाँ, अपीयरेंस को करना बोले तो मेकअप करना ही पड़ेगा। तो सर उसके लिए फिर तैयार रहिए, आपको कैंसर होने वाला है। एक छोटा सा रिसर्च बताते हैं सर। ये जो हम टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं ना सर, ये हमारा जो सेल है, सेल में सर स्वेट के पोर्स होते हैं। सो आप जो बोल रहे टेल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना, वो नहीं करना है, डिओड्रेंट यूज़ नहीं करना, कॉस्मेटिक यूज कभी कभी चल जाता है सर। अच्छा, हमेशा हर दिन मेकअप करके रहने की क्या ज़रूरत है? रात को भी मेकअप करना क्या हो जाता है? और वो आजकल जो बहुत कम डिओड्रेंट लगाते हैं ना सर, अगर मेकअप करे तो भी 1 घंटा 2 घंटे में निकालना पड़ता सर। और सबसे लेकिन हर हीरोइन मेकअप करते रहते हैं, उसको कैंसर कैसे नहीं आ रहा? सबको होता है सर। आप जाके देखिए उनकी लाइफ, आज देख लो सर कितना कॉमन कैंसर। आप जानते हैं सर, अब डरा रहे सबको। पंजाब एक ऐसा स्टेट है सर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप होता है सर। मैं उधर ट्रेनिंग के लिए गया, एक हमारे सर उनका सीखा जाके मैं। तो पंजाब में जो फीमेल आती है ना, लगभग 10 में से 3 या 4 फीमेल को PCOD है सर, ब्रेस्ट कैंसर है सर, ब्रेस्ट ट्यूमर है सर, ओवेरियन ट्यूमर है सर। सप्रेशन होता है ना सर, वो सप्रेशन हमेशा ना आपको कहीं ना कहीं ट्यूमर या सिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। 5th रीज़न क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, वो है इमोशन रेगुलेशन हमारा नहीं। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वर्नेबल, वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता ना सर। हमेशा रहता है कंट्रोल में सर। इमोशन हमेशा, हम बताया ना, टेक्नोलॉजी हमारे अंदर है सर। हम अकेले ऐसे क्रिएशन हैं इस वर्ल्ड के जिसके अंदर टेक्नोलॉजी है, जिसको फीलिंग्स कहते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना है फीलिंग्स के हिसाब से। भाई इमोशन कंट्रोल में नहीं है, आपकी फीलिंग तो आपके कंट्रोल में है।
आपको गुस्सा आ रहा है, आप वहाँ से हट जाइए, ये तो आपके कंट्रोल में है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, अच्छी चीज़ें वो जो आपको अच्छा सूदिंग लगता है, बुक पढ़ना, म्यूजिक देखना, मूवी देखना, वो कर लो आप। तो ये जो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस में भी बता रहा हूँ स्पेसिफिक, अनकंट्रोल्ड एंगर कभी कैंसर नहीं कॉज करता है। सप्रेस्ड एंगर सबसे पहला कारण होता है। मॉर्टिफिकेशन, और ये जो आज का सबसे बड़ा कारण है सर, हम ये जो आपने सुना लोनलीनेस, आइसोलेशन फीलिंग, हम एक दूसरे से कट गए। सो आप जो बोल रहे हैं 5, नंबर 1 इज द स्लीप, नंबर 2 इज द बायोलॉजिकल रिदम में रहना है। नहीं बायोलॉजिकल रिदम बोले तो स्लीप ही होता ना। हाँ, स्लीप, हाँ। स्लीप ही होता। नंबर 2 इज द केमिकल्स, खाने में केमिकल्स, फूड में केमिकल्स यूज़ नहीं करना। नंबर 3 में कॉस्मेटिक्स नहीं यूज़ करना। नंबर 4 में वो जो डीप फ्राइड, वो जो चीज़ें हैं, डीप फ्राइड, बेक्ड, वो प्रोसेस्ड फूड, एडेड शुगर, ये सब। नंबर 4 नंबर 5 में ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ को అవాయిడ్ करना। अवॉइड करना। यही बोलते हैं ना గౌరీశంకర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే 5 రీజన్సే, 5 రీజన్స్ క్యాన్సర్ కారణమవుతున్నాయి. దాంట్లో ఆయన చెప్పేటువంటి నెంబర్ 1 రీజన్ ఏంటంటే కనుక స్లీప్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. స్లీప్ లేకపోతే కంపల్సరీ బాడీ అనేది ఒక హీలింగ్ సిస్టమ్ నుంచి కంపౌండ్ కాకుండా ప్రెజర్ మీద క్యాన్సర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఫుడ్లో కెమికల్స్ లేకుండా మన కవర్స్లో ఫుడ్ పెట్టడాలు, లేకపోతే ప్లాస్టిక్లో ఫుడ్ పెట్టడాలు, ఫుడ్లో కెమికల్స్ అనేటువంటివి రావడం వలన కూడా క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బాటిల్ వాటర్ ఎక్కువ, స్టోర్ బాటిల్. థర్డ్ వచ్చేసి కాస్మెటిక్స్ ఎక్కువ వాడడం, మేకప్ ఎక్కువ వాడడము, ఎక్కువ లాంగ్ అవర్స్ మేకప్ వాడడం అనేది థర్డ్ అవుతుంది. టు అవాయిడ్ మేకప్ వలన కూడా క్యాన్సర్స్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అంటాడు. ఫోర్త్ వచ్చేసి పొల్యూషన్ ఈజ్ ద మేజర్ దిస్ వన్. పొల్యూటెడ్ ఏరియాలోకి కెమికల్ పొల్యూషన్ కానీ, ఫ్యాక్టరీ పొల్యూషన్ కానీ, దానికి డివైడ్ ఉండాల్సింది వస్తుంది. ఫిఫ్త్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే కనుక ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటువంటిది మేజర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యాన్సర్స్. ఈ 5 రీజన్సే క్యాన్సర్కి ఎక్కువ కారణమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేది గౌరీశంకర్ గారు చెప్తున్నారు. చాలామంది క్యాన్సర్ వస్తుందంటేనే భయపడిపోతారు, క్యాన్సర్ మాట వింటేనే భయపడిపోతారు. అటువంటిది హోమియోపతిలో క్యాన్సర్ అసలు ఎట్లా ట్రీట్ చేసుకోవాలో ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్. సో హోమియోపతి రేడియోథెరపీకి సంబంధం ఏంటి, హోమియోపతి కీమోథెరపీకి సంబంధం ఏంటి, హోమియోపతి విత్ అదర్ మెడిసిన్స్కి రిలేషన్ ఏంటి, అసలు ఈ రిలేషన్ కనుక అంటే కనుక అవన్నీ చేసుకోవడం వల్ల ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చా, అసలు వాటికి వీటికి ఏంటి అనేది చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అసలుకి. అంటే కనుక అసలు హోమియోపతి ఏ విధంగా हेल्पफुल అవుతుంది క్యాన్సర్ కేसेस की అనే దాని గురించి सर आप थोड़ा बोलिए. बिल्कुल सर, एक बहुत कॉमन सा सवाल है, और हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो अक्सर उनका क्वेश्चन होता है कि सर ऑलरेडी हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ऑलरेडी हम रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, या ऑलरेडी हम कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सर क्या इसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं? ये बहुत कॉमन सा सवाल है. या हमारी सर्जरी हो गई है तो सर्जरी के बाद क्या होम्योपैथी ले सकते हैं? तो ऐसे तमाम तरह के कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लेके. तो लेट मी क्लियर वन थिंग सर, सर्जरी के बाद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल. सर्जरी के बाद भी कर सकते हैं. आफ्टर इफेक्ट ऑफ सर्जरी हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, पहले तो इस सवाल को समझने से पहले आपको होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा. होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट का हम डिजीज़ सेंट्रिक इलाज नहीं करते हैं कि उसको कैंसर हो गया है, उसका कीमोथेरेपी हो गया है, रेडियोथेरेपी हो गया तो इलाज करना. हम होम्योपैथी में उस इंसान की बीमारी को और उसके रूट कॉज को समझते हैं और समझ के दवाई देते हैं. अब ऑलरेडी कीमोथेरेपी चल रहा है मान लीजिए सर, तो अब कीमोथेरेपी जो है वो उस एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ठीक करने के लिए चल रहा है. उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि भाई ये जो बीमारी है वो बीमारी क्यों हुई, उस बीमारी का रूट कॉज क्या है, उस बीमारी की जर्नी क्या है, ये सारी चीज़ें होम्योपैथी में समझते हैं. तो अब अच्छी बात क्या होती है सर, अच्छा रिजल्ट है अगर आप कीमोथेरेपी करा रहे हो, अगर आप रेडियोथेरेपी करा रहे हो, या कोई और सिस्टम से आप अपने कैंसर का इलाज कर रहे हो, तो उस ट्रीटमेंट के एफिशिएंसी को, उस ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डबल कर देता है. लास्ट स्टेज कैंसर केसेस को कैसे हेल्प करेगा? देखिए सर, लास्ट स्टेज में చివరిగా లాస్ట్ అంటే కనుక చాలామంది ఫైనల్ స్టేజ్లో ఏం తెలియని కండిషన్లో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటారు. వాళ్ళకి అసలు హెల్ప్ అవుతుందా, అసలు హెల్ప్ కాదా, హోమియోపతి ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది? सर लास्ट केस में केवल हम हेल्प ही कर सकते हैं. लास्ट केस में रिस्टोरेशन और Is it useful with your medication? होम्योपैथी इज अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ कैंसर. हर स्टेज ऑफ कैंसर में हम पेशेंट को आराम देते हैं. क्योर
एक लंबा प्रोसेस है सर, लेकिन होम्योपैथिक रेमेडी से जो सफरिंग है पेशेंट का, वो सफरिंग कम हो जाता है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। तो लास्ट स्टेज में भी हमारा तरीका एक ही होता है, बट उस स्टेज में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज मेडिसिन देके पेशेंट को उस स्टेज से थोड़ा సో హెల్ప్ఫుల్ कर सकते ట్రీట్ कर सकते हेल्पफुल कर సో सकते చివరి దశలో క్యాన్సర్ కేసెస్ని కొంచెం మనకు హెల్ప్ చేయొచ్చేమో కానీ బట్ అది అదే చివరి స్టేజ్ కాకుండా మనం ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్కు రాగలిగితే ఈజీగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అనేది గౌరీశంకర్ గారు చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ डॉक्टर कैंसर को इन होम्योपैथी में, डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट में अदर होम्योपैथी को व्हाट इज यू डिफरेंस फ्रॉम यू एंड अदर होम्योपैथी डॉक्टर्स? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका. मैं भी होम्योपैथी डॉक्टर हाँ, हूँ, बहुत लोग लेकिन कहते मेरा हैं कैंसर में उतना नहीं है, लेकिन सम अदर होम्योपैथी डॉक्टर्स आल्सो में ट्रीटिंग कैंसर केसेस. आपका कैसे? सर बहुत एक जेन्युइन सा सवाल है आपका, और मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से देना चाहता हूँ आपको कि क्यों डॉक्टर कैंसर में ही आए आप होम्योपैथी का इलाज, ये कैंसर के इलाज के लिए, या जो भी मेजर इलनेस है लाइक कैंसर का फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक आप डॉक्टर कैंसर पे क्यों आए. तो डॉक्टर कैंसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पेशेंट की बीमारी को तो हम ठीक करते ही हैं, पेशेंट की बीमारी से पहले पेशेंट को बीमारी का रूट कॉज हम समझाते हैं. पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपकी ये जो बीमारी है वो क्या है, कितने स्टेज पे है, इस बीमारी का पॉसिबल कॉज क्या था आपके लाइफ में, आखिर वो कौन कौन से इंडिकेशन थे आपकी लाइफ में, कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट थे जिसको आपने क्रॉस किया है तब जाके आप कैंसर पे पहुँचे हो. तो एक तरह से हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है जो पेशेंट की हिस्ट्री से लेके पेशेंट के ट्रीटमेंट से लेके डाइट तक सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है. डॉक्टर कैंसर पे जब आते हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है. हम आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका इमोशन, आपकी पैथोलॉजी और आपका पूरा का पूरा ओवरऑल इमोशन, स्ट्रेस, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हम आपको देते हैं. इलाज तो होता ही है सर, बीमारी का इलाज तो हम करते ही हैं, ట్రీట్మెంట్ అయితే బాగానే జరుగుతుంది, ట్రీట్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది. డెఫినెట్ యాక్చువల్గా చాలామంది పేషెంట్స్ కన్ఫ్యూజను, ఇప్పుడు ఏమైందంటే క్యాన్సర్ అనేది ఒక పెద్ద కమర్షియల్ అయిపోయింది डेफिनेटली అంటే జనరల్గా. यहाँ సో पे नहीं है కమర్షియల్ అయినా సరే ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా అనే దానికి క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ డబ్బుల కంటే కూడా సో ఒక రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నామా, రైట్ రూట్ వెళ్తున్నామా. సో होम्योपैथीకి రావడం వల్ల होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से ये सही रास्ते पे आ गया या और गलत रास्ते पे जा रहे बोल के सो मेनी पीपल आर हैविंग सो मच ऑफ कन्फ्यूजन. अगर कैंसर का बीमारी बोले तो इट इज़ अ फैमिली डिसीज़, इट इज़ नॉट ए पर्सनल प्रॉब्लम. So many their children's, their parents, their wife or husband, their mother, whatever maybe, even it is a friends, whatever maybe, it is a family problem. It is not a single एक बार. बिल्कुल सही कहा सर. एक तरह से एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, उस बीमारी से हर एक के लाइफ में चेंजेस आने की संभावना होती है, एक तरह से पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है. तो अगर ये है तो डॉक्टर कैंसर में हम क्या करते हैं कि आपके डर को पहले ख़त्म करते हैं. कैंसर की बीमारी उतनी बड़ी नहीं है जितना आज कैंसर का डर है. क्यों? क्योंकि इतना कॉमर्स, इतना कहते हैं उसको पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड डिजीज़ हो गया है वो. बहुत पैसे लगते हैं इसमें लोगों के, इस वजह से इसका डर बहुत ज़्यादा बना के, अभी भी डर बहुत बड़ा बना के रखा गया है कि भाई ये कैंसर हो गया तो ये हो जाएगा. ऐसा नहीं है सर. हमारे यहाँ जब आओगे डॉक्टर कैंसर में तो आपका डर हम पहले कम करेंगे. कैंसर एक कॉमन बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो पहले आपको आपकी बीमारी के उस फैक्टर से हम आपको आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे जिस फैक्टर ने आपको डिजीज़ दी है. तो आपका बीमारी का इलाज हो रहा है, प्लस रूट कॉज को भी हम आपको रह के बताते रहते हैं. टाइम टू टाइम हमको इंडिकेट करते हैं कि ये नहीं करना है, चाहे डाइट पे, चाहे इमोशंस पे, चाहे लाइफस्टाइल पे. ఓవరాల్గా అంటే ఈ షోలో సార్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే ప్రతి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా మారిపోయి ఒక అన్కంట్రోలబుల్ క్యాన్సర్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి కొందరు మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో దీన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనం అక్కడే ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే ఒక మేజర్ ప్రాబ్లంగా లేకపోతే ఒక భయంకరమైన ప్రాబ్లంగా మారకుండా ఉంటుంది అనేటువంటిది. సపోజ్ రెక్టమ్ క్యాన్సర్ ఉంది, గట్ ఇష్యూస్ నుంచి, కాన్స్టిపేషన్ నుంచి, ఫిషర్స్ నుంచి, పైల్స్ నుంచి రెక్టమ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పే విషయం డాక్టర్ గౌరీశంకర్ గారు చెప్పే విషయం. అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంది,
ఎన్నో కాఫ్ మెడిసిన్స్ వాడి ఎన్నో కాఫ్ ఆపరేషన్స్ జరిగి ఎన్నో బ్రాంకైటిస్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఎంతో జరిగిన తర్వాత అది లంగ్ క్యాన్సర్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ కాఫ్ని మనం ముందే ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. సపోజ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఉంది, ఎంతో పీసీఓడి ప్రాబ్లము, ఎన్నో హార్మోన్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఎన్నో మెన్స్ట్రువల్ ఇష్యూస్ మే లీడ్స్ టు మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లీడ్స్ టు డేంజరస్ ప్రాబ్లం లైక్ ఏ క్యాన్సర్స్. ఈ డేంజరస్ ప్రాబ్లం రావాలి అంటే కనుక ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనం హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోద్దని చెప్పేది ఓవరాల్ కంక్లూజన్ తోటి నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం. అలాగే సపోజ్ స్టమక్ క్యాన్సర్ ఉంది. స్టమక్ క్యాన్సర్ అనేది చిన్న చిన్నగా అల్సర్స్తో, సింపుల్ అల్సర్స్తో మొదలై ఒక అన్కంట్రోలబుల్ స్టేజ్లో స్టమక్ క్యాన్సర్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ యొక్క చిన్న చిన్న గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ను, చిన్నటువంటి అల్సర్స్ రిలేటెడ్ గ్యాస్ట్రిక్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ కానివ్వండి, డ్యూడినల్ అల్సర్స్ కానివ్వండి, వీటిని మనం హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇవి క్యాన్సర్గా మారవు అనేటువంటిది కంక్లూజన్ ఇచ్చేటువంటిది గౌరీశంకర్ గారు వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు. అలాగే స్కిన్ క్యాన్సర్స్, ఎన్నో స్కిన్ డిసీజెస్ సప్రెస్ అయితే కానీ ఇది స్కిన్ క్యాన్సర్గా మారడం లేదు. ఈ స్కిన్ క్యాన్సర్ రాకూడదు అనుకుంటే కనుక చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనం కనుక హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఓవరాల్గా మనకి. ఈవెన్ ఆ మౌత్ అల్సర్స్ కూడా చిన్న మౌత్ అల్సర్స్తో ఫస్ట్ మొదలవుతుంది, మనకు యాప్తే అంటాం దాన్ని. సో ఈ యాప్తే రేపు పొద్దున మనం టెంపరీగా అంటే ఇంకా యాప్తే రావాలంటే సమ్ న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్, సమ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి. ఈ న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లం డెఫిషియన్సీకి మెంటల్ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఇది మౌత్ క్యాన్సర్గా కానీ టంగ్ క్యాన్సర్ కానీ మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక క్యాన్సర్ రావాలంటే కనుక క్యాన్సర్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఆ కాంప్లెక్స్లోకి మనం కనుక వెళ్ళకుండా ముందే ఇండివిజువల్గా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి హోమియోపతిలో ట్రీట్ చేసుకుంటే మేజర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా, భయంకరమైన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా, క్యాన్సర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఓవరాల్ కంక్లూజన్ నాకైనటువంటి ఈ 1 hour షోలో నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే గౌరీశంకర్ గారు ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ క్యాన్సర్ అండ్ క్యాన్సర్ కాంప్లికేషన్స్. इवन कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रहता होता सर, बहुत होता। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम कैंसर, दो अलग कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सोशल एवरीथिंग, फैमिली अलग अलग हो जाते हैं ना. सब लोग दूर देखते हैं, सब लोग डर भी रहता, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस रहता, आपको फाइनेंशियल भी रहता, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस रहता, सोसाइटी का अलग से रहता, मेडिसिनल कॉम्प्लिकेशंस रहता. एव्री कॉम्प्लिकेशन मे बी ट्रिगर. సో ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ కావాలంటే కనుక మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మన మైండ్ బెటర్గా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నామో, మన మైండ్ బెటర్గా ఉందో ఈ క్యాన్సర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు, క్యాన్సర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్యాన్సర్స్ని రాకుండా ఉండడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, వచ్చిన తర్వాత హోమియోపతి సపోర్ట్ తోటి మీరు ఏ మెడిసిన్స్ వాడుకున్నా సరే హోమియోపతి సపోర్ట్ వల్ల మీకు అట్లీస్ట్ కొద్దిగా బెనిఫిట్ నుంచి మేజర్ బెనిఫిట్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆయన చెప్పేటువంటి ఓవరాల్ షోలో నాకు అర్థమైన విషయం. సో ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ షో గౌరీశంకర్ గారు. మీరు ఇట్ ఈజ్ వీఆర్ లక్కీ విత్ హిమ్. సో లైక్ ఏ క్యాన్సర్ కేసెస్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం అనేది. సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరున్నా సరే సో గౌరీశంకర్ గారితో సింపుల్ కన్సల్టేషన్ చేయండి. మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దు, ఆయన మీ ప్రాబ్లం గురించి ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి. దెన్ మీకు ఏదైనా హెల్ప్ అవుతే యూ కెన్ గో ఫర్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ విత్ హిస్ ట్రీట్మెంట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అబౌట్ ది క్యాన్సర్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు మనం డాక్టర్ క్యాన్సర్ గురించి వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ కానివ్వండి తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఇటువంటి షోస్ ద్వారా క్యాన్సర్ని మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే త్రూ హోమియోపతి ద్వారా మనం వండర్ఫుల్గా దాన్ని జయించవచ్చు. మన ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవాలి అంటే కనుక చిన్న నిర్ణయాలే రేపొద్దున మేజర్ బెనిఫిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఎవ్రీబడి. సైనింగ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి.